हेलो बच्चों, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए बच्चों, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लगातार वीडियो देता रहूँगा, कोई गैप नहीं होगा बीच में। लगातार मैं सभी जितने भी चैप्टर हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री में नीट लेवल तक मैं पूरी तैयारी कराता रहूँगा। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते हैं। और ये कॉपी मत देखिए कि कॉपी में पढ़ा रहे तो न पढ़ाऊँ। अगर आपको समझ में आता है तो पढ़िए, और नहीं आता है तो आप कहीं डिजिटल बोर्ड पे या कहीं पढ़िए, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर मैं अभी पढ़ाऊँगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरा उसका डिफिनीशन, उसका डेरिवेशन, कोई फार्मूले का, और उस पर कई उदाहरण देंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसको समझाने का प्रयास अच्छे से आपको करूँगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब इसको पढ़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका जो हिंदी में मतलब होगा बच्चों, मतलब होगा इसका कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इक्वेशन मतलब समीकरण और रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन आर दी प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नया पदार्थ नए गुण के साथ बनता है। मतलब जब कोई पदार्थ है उसमें जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो नया पदार्थ जो बनेगा वो नए गुण, उसके जो गुण होंगे पुराने पदार्थ से बदल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए बच्चों, हमारे जो चारों तरफ कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हर समय चलती रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम दूध को गर्मी के मौसम में खुला रख देते हैं तो कुछ देर बाद वो क्या होता है, खट्टा हो जाता है, दही बन जाता है। ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, अगर आप गांव में हैं तो आप देखे होंगे। और बच्चों जैसे कैंडल का जलना, अब मोमबत्ती जला दीजिए, कुछ देर बाद देखेंगे मोमबत्ती पूरी ख़त्म हो जाएगी थोड़ा पिघल के। तो इसमें देखिए उसके भौतिक अभी बताएंगे कितने परिवर्तन होते हैं। जब नए पदार्थ बनते हैं तो कितने गुणों के साथ बनते हैं। ठीक है, तो उसमें जो परिवर्तन हुआ तो यही केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया है। पेट्रोल का जलना, और आपने बच्चों देखा होगा कि अगर हम कोई लोहे की चीज़ है बाहर छोड़ देते हैं खुले में तो कुछ दिनों के बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई। मतलब रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नया पदार्थ नए गुण के साथ बनते हैं। ठीक है, अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें कौन से नए नए गुण आते हैं। जैसे एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनता है, नया पदार्थ, तो नए पदार्थ में कौन कौन से गुण पुराने पदार्थ से बदल के आते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन ए केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब रासायनिक परिवर्तन में नया सब्सटेंस जो है नए गुणों के साथ बनता है। ये तो बात पहले मैंने आपको बताया। दूसरा है इन ए केमिकल रिएक्शन ए गैस में बी इवॉल्व आर प्रेसिपिटेट में बी फॉर्म्ड। रासायनिक अभिक्रिया में कभी कभी गैस निकलता है। जैसे पेट्रोल आप जलाएंगे तो जब क्या उसका जो गैस निकलेगा ना, तो ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलता है या फिर प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेपण होता है। ठीक है, अब उसमें परिवर्तन क्या होते हैं जो नया पदार्थ में बनता है, उसमें सामान्यतः कौन कौन से परिवर्तन देखे जाते हैं। तो उसके कलर में चेंज आ जाता है। किस में आ जाता है? कलर में चेंज। अगर आप बच्चों घर पे शरबत बनाए होंगे, शरबत मतलब पानी में आप चीनी डालिए तो देखो जो शरबत बनेगा, देखो पहले अलग अलग थे दो पदार्थ, फिर उनको जब आपस में मिला दिए तो रासायनिक अभिक्रिया हुई तो क्या बना? शरबत बन गया। इसमें आप देखिए इसमें कलर में हल्का परिवर्तन आ जाता है, हल्का हरा हो जाता है वो। ठीक है, और उसके देखिए फिजिकल स्टेट, जब कोई भौतिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें जो नया पदार्थ बनेगा उसमें कुछ भौतिक जो अवस्था है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आप जो कैंडल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, कैंडल को आप जलाएंगे तो उसको देखिए उसका भौतिक जो अवस्था था पहले उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। आप कपूर जला दीजिए, कुछ देर बाद देखेंगे तो गैस में बदल जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, पहले सॉलिड स्टेट में था, फिर किस में हो जाएगा? गैस में। आप शरबत जो मैंने अभी एग्जांपल दिया उसमें देखिए पहले जो चीनी था किस स्टेट में था? ठोस अवस्था में था, मतलब सॉलिड स्टेट में था।
तो सब जब दोनों मिला दिया गया तो किस स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में आ गया। तो मतलब कलर में चेंज होगा, फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था में चेंज होगा, और टेम्परेचर में उसके तापमान में चेंज होगा। जैसे आपने शरबत वाली, उसी पे हम पूरा आपको बताएंगे। शरबत में देखिए, जब आप उसमें घोलते हैं चीनी को, तो पहले टेम्परेचर देखिए, उसका जो पानी है उसका ज़्यादा ठंड नहीं होगा, और जब बाद में आप चीनी उसमें घोल देंगे तो उसका जो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा पानी। तो उसमें तापमान में भी परिवर्तन होता है। तो ये क्या है, कुछ गुण हैं भौतिक परिवर्तन के, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ओबे द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब भौतिक अभिक्रिया होती है, वो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को ओबे करता है, फॉलो करता है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन POAC है क्या, इसका मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, मतलब भौतिक अभिक्रिया के दौरान, एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब जो POAC है, इसका फुल फॉर्म हुआ प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इसका मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, भौतिक अभिक्रिया के दौरान, ना तो एटम को क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। केवल क्या होता है, ओनली देयर बॉन्डिंग पैटर्न आर चेंज। ओनली, देखिए बच्चों, ओनली देयर बॉन्डिंग पैटर्न आर चेंज। क्या होता है, उनके जो बॉन्डिंग पैटर्न होता है, मैंने बंध बनाने के जो पैटर्न होते हैं, वो क्या होता है बच्चों, चेंज हो जाते हैं। और जो बंध है, इसके बारे में भी तो मैंने शुरू किया है। अभी तो जान लीजिए, केमिस्ट्री थोड़ा 1% आप पढ़ना है, उसमें से भी आधा आज पढ़ने जा रहे हैं। अभी केमिस्ट्री बहुत बड़ा है, चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसमें एक एक से आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको तो मैंने रासायनिक अभिक्रिया बताया। अब जो केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, चलिए बच्चों पढ़ते हैं। बच्चों, रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन बाय द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्व्ड इन इट कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब बच्चों, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने की वह विधि। इतना का जो हिंदी में मतलब हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने की वह विधि जिसमें सिंबल ऑफ एलिमेंट, मतलब कोई तत्व के चिन्ह, एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड, और यौगिक के सूत्र हों, उपस्थित हों, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन, मतलब रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखिए, ये हाइड्रोजन का क्या है, सिंबल है, ठीक है। अगर आप एलिमेंट्स नहीं याद किए तो आप 30 तक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 30 तक आप हर एलिमेंट्स के सिंबल, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर आपको बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी नेसेसरी। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी पड़ेगा इसमें, ठीक है। आगे तो और इम्पॉर्टेंट है। तो जो H है किसका है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 1 होता है, और एटॉमिक मास भी 1 होता है, ठीक है। तो H+O2, मैंने ऑक्सीजन के 2 मालिक्यूल ले लिए, मतलब 2 एटम ले लिए, ठीक है, मालिक्यूल नहीं एटम, ठीक है। तो ये क्या निकला, H2O। ये दोनों क्या है बच्चों, अभिकारक हैं। अभिकारक मतलब होता है रिएक्टेंट्स। क्या होता है बच्चों, रिएक्टेंट्स, जिनको हम हिंदी में कहेंगे अभिकारक। और ये क्या होता है, प्रोडक्ट, जिनको हम हिंदी में कहेंगे बच्चों उत्पाद, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, अभिकारक। तो देखो अब समझो, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन बाय द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्व्ड इन इट कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब मैंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने की वह विधि जिसमें कोई
तत्व के चिन्ह, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तत्व के चिन्ह है। एंड फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, और ये देखिए एक यौगिक है, ये किसका फार्मूला है बच्चों, पानी का, जल का सूत्र है H2O। तो ये देखिए, और यौगिक क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक इलिम तत्व मतलब मिले हों, उसका क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। यहाँ पे देखिए दो दो है ना, ठीक है। तो ये क्या है, कंपाउंड का सूत्र है। देखिए एलिमेंट्स एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्व इन इट कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये पूरा क्या है, रासायनिक समीकरण है। समझ में आ गया रासायनिक समीकरण, ठीक। अब रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि, तो इधर दो होते हैं, क्या होते हैं, इधर सब रिएक्टेंट्स होंगे और इधर जो निकलेगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। यही रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि है। अब जैसे दूसरा हम समीकरण लेते हैं Mg। Mg मतलब होता है बच्चों ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सूत्र है। इधर मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, मैग्नीशियम का ये सूत्र है Mg प्लस ऑक्सीजन, मैंने O2 ले लिया, ये किसका है, ऑक्सीजन का है। तो क्या बनेगा बच्चों, MgO। अब देखिए बच्चों ये बैलेंस नहीं है, अब बैलेंस करना मैं आपको आगे बताऊंगा भी, इसके बाद बैलेंस करना ही आएगा, वहाँ पे मैं अच्छे से आपको पूरा बहुत अच्छे से। बच्चों क्या होता है, कुछ बच्चे बैलेंस करने में नहीं बैलेंस कर पाते हैं, जैसे वो बहुत सरल है लेकिन बच्चे क्या समझ नहीं पाते हैं। जो इक्वेशन समीकरण बैलेंस करने को आते हैं, रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन को हो, हम उसको बैलेंस करना आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए ये पूरा क्या है, केमिकल इक्वेशन है। जैसे इस प्रकार, इसी में देखिए क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो देखिए मैग्नीशियम एक एलिमेंट्स का सिंबल है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट्स का सिंबल। ये क्या है, ये क्या है, कंपाउंड है। ये कंपाउंड का फार्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो जब मैंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलाया तो क्या निकला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं इसलिए नाम लिख दे रहा हूँ जिससे आपको फार्मूले भी साथ साथ में याद होते रहें, ठीक है। तो Mg प्लस O2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इधर देखिए दोनों क्या है बच्चों, रिएक्टेंट्स हैं, क्या है, अभिकारक हैं। और ये जो निकला दोनों मिलके आपस में क्या निकला, प्रोडक्ट, उत्पाद निकला, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि कुछ जो रासायनिक समीकरण, इसको और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब सूचनात्मक बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, कहीं कहीं अभी यस इस तरह लिख देंगे, कहीं कहीं देख रहे होंगे आप, Zn सॉलिड प्लस H2SO4 AQ ब्रैकेट में, फिर गिव्स आउट ZnSO4 AQ ब्रैकेट में प्लस H2 ब्रैकेट में G, ये G लिखा हुआ है। अब इस तरह कहीं कहीं इक्वेशन लिखे रहते हैं बच्चों, तो आप सोचेंगे ये जो ब्रैकेट में ये क्या लिखा हुआ है, यस, ये क्यों क्या लिखा हुआ है, H2SO4 है, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो ये जो है इसको और सूचनात्मक बनाने, मतलब और ज़्यादा ये बता सके क्वेश्चन के बारे में, इसलिए लिखे जाते हैं। तो मैं बताता हूँ कौन सा सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर देख लीजिए बच्चों यस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो बच्चों क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों, ठोस, ये अवस्था है, ठीक है। फिर जो ये क्यों लिखा हुआ है, ये क्यों है, ये क्यों का मतलब होता है बच्चों एक्वियस, एक्वियस को जो हिंदी में कहेंगे बच्चों जलीय, मतलब जो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट है जलीय अवस्था में है। किस अवस्था में बच्चों, जलीय अवस्था में, ठीक है। अब जो जी लिखा है इसका मतलब होता है बच्चों गैस, गैस तो आप जानते हैं, वाष्प कह रहे हैं, गैस का गैस, ठीक है। अब गैस के बाद हम वी अगर कहीं लिखा गया तो जान लीजिए वेपर है, वेपर मतलब होता है बच्चों वाष्प, ठीक है। अब अगर कहीं लिखा आ गया यल मतलब होता है बच्चों लिक्विड, लिक्विड मतलब होता है बच्चों तरल अवस्था में जो हो उसे लिक्विड अवस्था में, ठीक है। तो इस प्रकार के कहीं कहीं समीकरण में जो रासायनिक समीकरण में लिखे रहते हैं, इसको इसलिए लिखा जाता है कि जिससे बच्चों को ये भी पता चल जाए कि जो रिएक्शन दिया हुआ है उसमें कौन सा
कंपाउंड या फिर कौन सी जो एलिमेंट्स हैं वो किस अवस्था में हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जिंक है किस अवस्था में बच्चों, ठोस अवस्था मतलब सॉलिड में है। H2SO4 मतलब हाइड्रोजन सल्फेट, इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट। क्या कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट एक्वियस है, मतलब ये क्यों, मतलब एक्वियस मतलब जलीय अवस्था में, किसमें, जलीय अवस्था में। अब जो दोनों को जब हम रिएक्शन कराएं आपस में तो क्या निकला, प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट है इधर का पूरा, ये क्या है, रिएक्शन है। अभी मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये देखिए यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको मैं आगे भी बताऊंगा। आगे अभी मैं सीरियल वाइज चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक्वियस रूप में निकला जिंक सल्फेट, इसको कहेंगे ZnSO4 को। जहाँ पे 4 लग जाए तो सल्फेट हो जाएगा, मतलब ये SO4 है तो सल्फेट हो जाएगा, 8 आखिरी में जरूर लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो निकला वो गैस में निकला, किसमें, G देखिए लिखा हुआ है, तो इसको क्या, अवस्था को दर्शाता है, ठीक है। अब चलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बताएंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो मैं इसमें थोड़ा केवल बताऊंगा, 2-3 क्वेश्चन इसमें बताऊंगा। और अगर आपको अच्छे से उसके बारे में जानना है तो जो मैं दूसरा वीडियो केवल बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बनाऊंगा, अगले दिन में बना दूंगा। उस पर आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आ जाएगा, उसमें आपको अच्छे से देख लीजिएगा। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। उसमें मैं पूरा अच्छे से आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कई प्रकार के, मतलब कई विधियों से सिखाऊंगा। जो विधि आपको अच्छी लगेगी वहाँ से सीख लेना। चलिए आज इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो थोड़ा इसका डिफिनीशन के बारे में जान लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो those reaction in which the number of atoms in reactants is equal to the number of atoms of product। इसका मतलब यह हुआ, जो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब यह होता है कि दोज रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। मतलब जो अभिकारकों में, मतलब रिएक्टेंट्स में जो नंबर ऑफ एटम होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। मतलब प्रोडक्ट में जितना नंबर ऑफ एटम है उतना नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में होने चाहिए, तब दोनों क्या हो जाएंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। चलिए मैं शुरू वाला जो मैंने एग्जांपल कहा था कि बैलेंस नहीं है, उसी को मैं पहले आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ। देखिए ये तो क्वेश्चन था, Mg+O2 मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड गिव्स आउट क्या, MgO मैंने लिखा था। अब देखिए समझो, वीडियो वाला MgO मत समझ लेना, यहाँ का MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। जो Mg है, ये देखें यहाँ पे Mg मैग्नीशियम कितने हैं, इधर नीचे लिख लिए, ऐसे बैलेंस आप करेंगे। आगे तो मैं और कई प्रकार के अगले वीडियो में बताऊंगा। Mg यहाँ पे कितना है, 1 है, देखिए 1 है केवल, ये पूरा 1 है, सिंबल 1, ये मत समझ लेना यम अलग है G अलग, ये जो दोनों एक मैग्नीशियम जो एलिमेंट्स है उसके सिंबल हैं, ठीक है, एक ही। अभी जो ऑक्सीजन है वो अकेला है, लेकिन यह दोनों हैं, ये दोनों, ये मत समझ लेना कि ऑक्सीजन अकेला है तो ऑक्सीजन का है, इसमें यम मैग्नीशियम का हो जाएगा, G किसी और का नहीं, यहाँ पे दोनों मैग्नीशियम का। अगर आप याद करेंगे तो मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पे 1 है। अब रिएक्टेंट्स वालों की पहले संख्या गिन लीजिए, कौन सी कितनी है। ऑक्सीजन कितनी है बच्चों, 2 है, ठीक है। ये क्या है, अभिकारकों की मैंने परमाणुओं के मैंने एटम की संख्या मैंने अभिकारकों में गिन ली, ठीक है। अब चलिए बच्चों हम प्रोडक्ट में गिनते हैं। प्रोडक्ट में जो मैग्नीशियम की संख्या कितनी है बच्चों, 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बच्चों, 1 है। अब देखिए हमको क्या करना है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 लाना है, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे हम
जो O2 नहीं लगा सकते हैं, ये भी बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे हमें O2 लगा दूँ तभी बैलेंस हो जाएगा। देखिए Mg यहाँ पे 1, Mg1, O2 1, O2 1, लेकिन तब अच्छा नहीं लगेगा ये। तब इसको क्या करते हैं, इसको 2 Mg में Mg को मैं 2 कर दिया, मतलब 2 कर। आपको किसी तरह बैलेंस करना है दोनों तरफ, ये नहीं आपको ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यहाँ पे 2 लगाएं, इसके आगे नहीं लगा सकता। आपको इधर उधर नंबर जोड़ के बैलेंस कर देना, दोनों तरफ बराबर कर देना। वही तो मैं कह रहा, बहुत सरल है ये, पर केवल समझना है। तो 2 Mg प्लस O2 मैंने लगा दिया। अब देखिए MgO है, यहाँ पे मैंने आगे 2 लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए अभी बैलेंस हो गया। यहाँ पे Mg, अब रिएक्टेंट्स का पहले गिन लेते हैं। तो Mg रिएक्टेंट्स में कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। इधर भी गिन लो। तो मैग्नीशियम कितने हैं यहाँ पे, 2। ऑक्सीजन में कितने हैं, 2। ये जो मैं आगे लगा दूंगा तो तीनों के लिए 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने बाद में लगाया तो केवल ऑक्सीजन के लिए होगा। ठीक है, बैलेंस ये भी है, मत सोचना ये गलत है। जो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया ये भी बैलेंस, लेकिन इस तरह और अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक, समझ में आ गया बैलेंस करना। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और तो मैं अगले वीडियो जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें बहुत अच्छे से कई एग्जाम्पल ले लेके आपको समझा दूंगा। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल रहेगा। हम दूसरा एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, 2Na प्लस 2H2O। Na मतलब सोडियम का, ये जो सोडियम एलिमेंट्स है उसका सिंबल Na होता है। ठीक है, तो 2Na प्लस 2H2O मतलब वाटर के 2 एटम और सोडियम के 2 एटम मैंने लिए। इनको जब आपस में मिलाया तो क्या निकला, NaOH। ये है बच्चों, इसको आप ये समझिए। ठीक है, तो इसका मतलब होगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है प्लस H2 वाटर निकला। ठीक है, अब इसको हमको बैलेंस करना। तो देखिए बच्चों, रिएक्टेंट्स में जो सोडियम की संख्या कितनी है, अभिकारक का पहले गिन लो अलग, 2 है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। नहीं 2 नहीं है, देखो 2 आगे लगा, 2 ये तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या 4 है। और ऑक्सीजन पर देखिए यहाँ पे कोई 2 नहीं, लेकिन आगे लगा हो तो मैंने आपको पहले इसमें बता रखा है कि जब आगे लगा हो तो पूरे जो एलिमेंट्स होंगे सब पे उतना हो जाएगा। तो ये 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2। अब इधर चलाते हैं, यहाँ पे Na कितना है, 1 है। वो ऑक्सीजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन, एक ही 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। अब क्या करेंगे बच्चों, हमको बैलेंस करना है। चलिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब गिन लीजिए, तो 2 यहाँ पे सोडियम है तो यहाँ पे भी 2 सोडियम हो गया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2। तो देखिए ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2। हाइड्रोजन गिन लीजिए, 2 दूनी 4 हैं, तो 2 हाइड्रोजन ये हो गया और इसका जो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा ना तो 4 हो गया। ये दोनों क्या होंगे, बैलेंस हो गए। आपको इतना मैंने आपको बैलेंस के बारे में बताया। फिर मैं कह रहा हूँ कि जो अगले वीडियो में बनाऊंगा उसमें बहुत अच्छे से बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर लिख दूँ मैं हिंदी यहाँ पे, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो जो पहला रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार होता है, मतलब कितने तरह का, मतलब ये हुआ कि कितने तरह की रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन सब के बारे में ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना, बस केवल ऊपर ऊपर से समझ लेना। जो पहला चैप्टर है ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बोर्ड के लिए नहीं है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा थोड़ा थ्योरिकल ज़्यादा ही है, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन ये इस तरह महीने बताऊंगा कि आपको समझ में नहीं आए, बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बोर्ड में आने वाला नहीं है, बस केवल समझने वाला, आप खुद पढ़ सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें बता दूंगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे बच्चों संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, समझ में आया। अब संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, संयोजन देखिए, कॉम्बिनेशन मतलब आप इसके नाम से ही आपके दिमाग में आ रहा होगा, मतलब जोड़, आ रहा है कि नहीं आ रहा। कॉम्बिनेशन मतलब होता है जोड़। तो इसमें ये होता है
कि अब देखिए हमारे केवल शब्द को समझ लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं। दोज रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फार्म वन प्रोडक्ट, लिख दूँ आपको, आज का है समझ में नहीं आए। दोज रिएक्शन in which two or more reactants REC गलत हो गया। रिएक्टेंट्स, क्षमा चाहूँगा कि मैं इसमें कुछ स्पेलिंग की गलती हो गई थी, इतने कट गए, इसके लिए क्षमा। ठीक है, तो दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फार्म टू वन प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हों, वन प्रोडक्ट बनाते हों, वहाँ पर क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब संयोजन अभिक्रिया होती है। जैसे H2 प्लस O2, तो क्या हो जाएगा 2H2O, ये बैलेंस है, सॉरी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे मैं H नहीं लूँगा। ठीक है, चलिए ठीक है, H2O, ठीक, सॉरी हाँ H2 ऑक्सीजन में लिख लूँ। ठीक, तो H2O, तो ये देखिए यहाँ पे, देखिए फिर से मैं लिख दूँ यहाँ पे 2, ठीक, अब बैलेंस हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे दो अलग अलग क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, अब आपस में कंबाइन होकर केवल एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितना, केवल एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन, मतलब इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट्स अभिकारक ए है और कोई अभिकारक बी है, और ये आपस में मिलकर केवल एक प्रोडक्ट ए बी बनाएंगे, तो ये क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। भाई इतना बहुत है। ठीक है, अब चलिए जो दूसरी प्रकार का अभिक्रियाओं के प्रकार है दूसरे, तो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे बच्चों वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया दिख रहा है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया का तो बस इसी का उल्टा, उसमें क्या होता है, दो आपस में जुड़कर एक बनाते थे, इसमें एक टूट जाएगा, वो अलग अलग हो जाएंगे, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना लेंगे। तो इसमें ये बस इतना, इसको उल्टा कर देना है, दोज रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट्स decompose to form two or more product। Product is called decomposition reaction, मतलब दो रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें वन मतलब एक रिएक्टेंट्स डिकम्पोज, या कह ले आप कि ब्रेक, मतलब टूट के अलग अलग हो जाए। तो दो रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट्स डिकम्पोज टू फार्म टू आर मोर प्रोडक्ट, मतलब एक रिएक्टेंट्स आपस में टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेते हों, वहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया होती है। जैसे देखिए कोई ए बी हैं, इसको टूट के आपस में ये दो से अधिक उत्पाद बना लें, तो ये क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, चलिए इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। CaCO3 किसका क्या फुल फॉर्म क्या होगा, कैल्शियम, जो किसका ये सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइम स्टोन चूना। ठीक है, इसका जब डिकम्पोजिशन हुआ तो ये अलग हो गया। देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको समझा दे रहा हूँ। कैल्शियम जो कार्बोनेट है ये बिना बुझा हुआ चूना है। अब जो ये CO है बुझा हुआ चूना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना कौन सी चीज़ है। बिना बुझा हुआ चूना वो होता है जो बच्चों सॉलिड स्टेट में होता है, मतलब कठोर होता है। आपने अगर गांव आप में आप रहते होंगे तो आप जो गुमटी उमटी रहती है ना गांव पे, जहाँ पान वान लगता है, तो वहाँ पे आप देखते होंगे वो सब जो चूना लाते हैं वो सीधा आप घर वर का पुताई उताई में आप देख लीजिए वो सॉलिड स्टेट में लाते हैं। फिर उसको जब पानी में घोल देते हैं तो लिक्विड स्टेट में हो जाता है। और आपने देखा होगा कि जब उसको पानी में डालते हैं तो एकदम लगता है कि उबलने लगा है, उसमें से ऊष्मा निकलती है, हीट निकलता है। तो यही है, वहाँ पे डिकम्पोजिशन वियोजन अभिक्रिया होती है। तो देखिए यहाँ पे CaSO3 जो है ये किसका, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब बिना बुझा हुआ चूना। बुझा मतलब जो पानी में मिल जाए। तो बिना बुझा हुआ चूना का फार्मूला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और बुझा हुआ चूना का CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब जब इसको आप पानी में डालेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गैस निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है क्या होती है, डिकम्पोजिशन मतलब वियोजन अभिक्रिया। अब चलिए तीसरी प्रकार की अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो बच्चों हम विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच one element take place of another element in a compound are called displacement reaction। बच्चों हम नोट्स बनाते रहिए। इस समय लॉकडाउन है, बाहर निकलना बंद कर दीजिए। कोरोना बहुत चल रहा है, दिन पर दिन आदमी मरते ही जा रहे हैं। तो घर पे आप पढ़िए। मैं आपको प्रतिदिन कह रहे हैं कि अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन अभिक्रिया। तो दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ एनदर एलिमेंट, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे कंपाउंड के तत्व के साथ रिएक्शन मतलब अपना प्लेस चेंज कर देता है। टेक्स प्लेस मतलब उसके स्थान ले लेता है। वहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब रिएक्शन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई तत्व AB था, यहाँ पे CD था, तो जो रिएक्शन निकलेगा हो जाएगा AC प्लस BD। तो ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये जो C एलिमेंट्स का जो है इसके प्लेस में यहाँ पे प्लेस अपना दूसरे के पास चेंज कर दीजिए, मतलब टेक्स प्लेस ऑफ एनदर एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे CD था, मैं D के साथ क्या था C था, लेकिन अब C का प्लेस कौन सा ले लिया B। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया जो होगी विस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल आप समझिए तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए CuSO4 मतलब इसका मतलब हुआ कॉपर सल्फेट प्लस Zn जिंक गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे जिंक का था। तब देखिए यहाँ पे कॉपर ने जो अपना क्या है प्लेस चेंज कर दिया दूसरे यौगिक या एलिमेंट्स का वो ले लिया, प्लेस ले लिया। अब यहाँ पे जो जिंक इस यौगिक के प्लेस ले लिया कहाँ पे, कॉपर की जगह पे। तो दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ एनदर एलिमेंट, वहाँ पे क्या होती है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे क्यों कॉपर सल्फेट था प्लस जिंक, तो क्या हो गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब आपको समझ में आ गया। अगर फिर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिना कोई ओके कि अगर आप लिखेंगे तो मुझे कुछ गुस्सा लगेगा, ये बात नहीं है। आप लिख दीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसको मैं आपको बता दूँ अच्छे से। ठीक है,
तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया। अब एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको भी मैं छोटे में समझा दूंगा क्योंकि बस इसी प्रकार का है, वो भी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब यहाँ पे यह होगा कि दो रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट, केवल वन की जगह पे टू एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ एनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें दो तत्व किसी दूसरे यौगिक के तत्व का स्थान ले लेते हों, वहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साधारण तो मैं एक एग्जांपल दे दूँ आपको, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए BaSO4 बैरियम सल्फेट, BaSO4 रुक जाइए गलत हो गया, इसको लिखे बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2NaCl। सोडियम क्लोराइड ये NaCl है, जो नमक कॉमन साल्ट हम सब घर में यूज करते हैं, उसका ये फार्मूला है NaCl, ठीक है। तो बैरियम क्लोराइड देखिए, बैरियम क्लोराइड और NaSO4 सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे देखिए बैरियम ने किसका स्थान ले लिया, सल्फेट मतलब Na की जगह पे, और ये जो यहाँ पे जो Na था किसका ले लिया स्थान, बैरियम की जगह पे। तो यहाँ पे देखिए डबल दो एलिमेंट्स अपना प्लेस इधर उधर चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बैरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट था, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया तो बैरियम सल्फेट प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए मैं आगे 2-3 क्वेश्चन भी बताऊंगा, उसमें आपको बताना होगा कि कौन सी अभिक्रिया इसमें हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है कि संयोजन अभिक्रिया हो रही है कि वियोजन अभिक्रिया हो रही है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। इतना आपको समझ में आया। अब चलिए आखिरी बचा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, समझ लीजिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसको कहते हैं बच्चों ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन के बारे में देखिए, दोज रिएक्शन इन विच सबस्टेंस गेन ऑक्सीजन एंड लॉस हाइड्रोजन is called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नोट्स आप तैयार करते रहिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ को ऑक्सीजन ले लेता है और हाइड्रोजन निकाल देता है, लूज कर देता है हाइड्रोजन। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब इसी का उल्टा मैं अब डिफिनीशन नहीं लिखना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं समझता हूँ कितने में आपको अच्छे से बता दूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दोज रिएक्शन इन विच सबस्टेंस गेन ऑक्सीजन, समझिए गेन ऑक्सीजन एंड लॉसेस हाइड्रोजन, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन गेन कर रहा है, मतलब ले रहा है, और किसको लूज कर रहा है, हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब इसी का उल्टा जो अपचयन रिडक्शन अभिक्रिया यह होता है कि दोज रिएक्शन इन विच सबस्टेंस गेन हाइड्रोजन, अगर आप लिख रहे हैं तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। दोज रिएक्शन इन विच सबस्टेंस गेन हाइड्रोजन एंड लूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। लिख गया, ठीक। ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, साथ में होते हैं। एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे Cu के ऊपर ऑक्साइड, क्यूपरिक ऑक्साइड था प्लस हाइड्रोजन H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे जो वाटर है ये ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे वाटर के पास केवल पर H2 था, यहाँ पे जो वाटर बना होता है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीकरण हो गया, यहाँ से ये O पा गया,
तो इसको जिसमें ऑक्सीजन आ गया ना, इसने हाइड्रोजन लूज किया, ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे जो क्या है ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इन्होंने यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हो जाएगा तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ये दोनों मैंने पहले बता रखा है कि साथ में होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रिडक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके पास पहले से ऑक्सीजन था, लेकिन इसने क्या किया, लूज कर दिया, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया, तो रिडक्शन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब मैं आपको रेंसिडिटी और कोराइजन बता दे रहा हूँ, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे छोटे छोटे, बस एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रेंसिडिटी और कोराइजन क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो रेंसिडिटी, जिसको हम हिंदी में कहेंगे बच्चों विकृत गंधिता, तो विकृत गंधिता मतलब यह होता है कि द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड ऑयल टू द प्रोडक्ट हैविंग अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल कॉल्ड रेंसिडिटी। तो मतलब एरियल ऑक्सीडेशन, जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीकरण हो जाए वहाँ पे क्या होता है, जो फूड्स या ऑयल कुछ भी तेल या फिर भोजन, उसमें अनप्लीजेंट टेस्ट आ जाता है, उसमें टेस्ट उनका ख़राब हो जाता है, स्मेल आ जाती है, तो उसमें क्या वो रेंसिडिटी मतलब होता है सड़ना, एक हिसाब से देखा जाए सड़ जाना। एंड अनफिट फॉर ईटिंग, और वो मैंने खाने के लिए अनफिट होता है, स्वस्थ नहीं, मैंने स्वस्थ नहीं होता, मतलब स्वस्थ करें मतलब उपयोगी नहीं होता, ख़राब हो जाता है। अनफिट फॉर ईटिंग, अपने शरीर के लिए वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। इसकी बचाव कैसे करते हैं, पैकिंग बाई नाइट्रोजन गैस। आप देखते होंगे जो कुरकुरे चिप्स इत्यादि आती हैं पैकेट, उसमें जो पूरा कुरकुरे चिप्स नहीं होता, उसमें गैस भरा होता है नाइट्रोजन गैस, जिससे वो सड़ता नहीं है, मतलब विकृत गंधिता उसमें नहीं होती है। ठीक, कि पानी इन रेफ्रिजरेटर, या फिर आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, या बाई स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। आप लोग घर पे देखते होंगे माँ वो लोग जो चिप्स बनाती हैं, उनको जो शीशे के बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उसमें बंद कर देते हैं, जो इसमें हवा प्रवेश नहीं कर पाता है, तो क्या होता है वो सड़ने से बच जाता है। ठीक है, अब चलिए कोराइजन जान लेते हैं। तो जो कोराइजन, कोराइजन मतलब होता है जो आप लोहा वहा बाहर छोड़ दीजिए घर के बाहर, तो नमी में, तो देखिए वो कुछ दिन बाद उसमें जगह तो जंग लग जाता है, वही कोराइजन है, जंग लगना। तो कोराइजन इज द केमिकल प्रोसेस बाय विच मेटल गेट ईटन ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड अस। मैंने ईट मतलब जो कोराइजन जो होता है एक रासायनिक अपक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें जो मेटल है धातु वो ईटन ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ सब्सटेंस, कुछ जो सब्सटेंस उसके हमेशा प्रेजेंट अराउंड अस रहते हैं, उसके वजह से वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, क्षारण हो जाता है उसका, जैसे ह्यूमिड एयर, नमी भरी हवा, और एसिड की वजह से वो कोराइजन होता है। समझ में आएगा, ये ज़्यादा वैसे ज़्यादा समझना नहीं है इसके बारे में, बल्कि केवल थ्योरिकल है, इसको समझ लेना अच्छे से। वहीं पे अगर मान लीजिए एग्जाम में आ भी गया तो 1 नंबर का आएगा, क्योंकि क्या इसका डिफिनीसन लिखना। ठीक है, इसको बचाया कैसे जाता है, इसको इस तरह बचा लीजिए, इसमें पेंट्स कर दीजिए, बच जाएगा, और इसको नमी वाले जगह पे न रखें। ठीक है, तो कोराइजन से बचने के वो हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपको दे दें 1-2, और बता दीजिए उसमें कि किस रिएक्शन, माने किस टाइप का रिएक्शन है वो, बस 2-3 क्वेश्चन उससे देख लेंगे, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलो बच्चों, ये 3 क्वेश्चन है, देखिए इसमें बताइए आपके कौन सा किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो देखिए N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने पहले आपको बताया कि संयोजन अपक्रिया में क्या होता था कि 2 रिएक्टेंट्स आपस में जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाते थे, तो ये कौन सी अपक्रिया बच्चों, संयोजन अपक्रिया। अब दूसरा देखिए NH4Cl, इसमें से निकला NH3 + HCl। तो दूसरा मैंने क्या बताया था, वियोजन अपक्रिया में यह होता था कि एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट निकलते थे, तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तीसरा क्या है, 2K + 2H2 गिव्स आउट 2KOH + H2। तो यहाँ पे देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखिए इसका ये स्थान ले लेगा, ये इसका दूसरा इसका स्थान ले लेगा, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, और जो जानना है उसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में, उसको मैंने आपसे वादा किया, तो अगला एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें बहुत अच्छे से मैं उसको आपको बताऊंगा। ठीक है, चले बच्चों, अगर बीच बीच में मेरे बोलने में कहीं गड़बड़ी हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, फिर कहीं लिखने में स्पेलिंग की गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, और आपको अगर अच्छे समझ में आएगा तो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।